तो बात करेंगे हम ग्रामीण विकास की, यानी ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में क्या कहता है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनते रहना है आपको। तो ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था। ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समाज का परिचय, ग्रामीण जनसांख्यिकी, ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण आर्थिक रचना और ग्रामीण निर्धनता समाहित हैं। प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं में समुदाय का छोटा होना, कृषि मुख्य व्यवसाय होना, पारिवारिक संगठन होना, बंद सामाजिक स्तर होना और उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई के रूप में वर्णित था, ठीक है, या उसकी तरह रहता था। वहीं आपको बात करेंगे ग्रामीण समाज के परिचय की। तो ग्रामीण समाज के परिचय की अगर आप बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रामीण समाज के परिचय में आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग लगभग 83.37 करोड़ गाँव में बसा था। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 72.22% भाग गांव में बसा था। ग्रामीण समाज की संकल्पना की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया जाता है। भारत में ग्रामीण शब्द को आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम का अर्थ है आमदनी देने वाला गांव। भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से है और इसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में लगभग 15.53 करोड़ है, जबकि बिहार में 9.23 करोड़ और वहीं पश्चिम बंगाल में 6.21 करोड़, वहीं महाराष्ट्र में 6.15 करोड़ गांव बसते हैं, ऐसा माना जाता है। वहीं सर्वाधिक छोटी संख्या और छोटी आबादी के ग्राम सिक्किम में पाए जाते हैं और मिजोरम में पाए जाते हैं। सिक्किम में गांव की जो संख्या है 4,55,962, जबकि मिजोरम में 5,29,037 गांव बसते हैं। छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहा जाता है। मतलब छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में जो भी गांव बसे होते हैं उनको सीमावर्ती ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ देखिएगा, आपको ध्यान रखना है शहरीकरण को, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के स्थायी प्रवास के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो शहरीकरण का सिंपल सा मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आबादी के स्थान प्रवास के रूप को परिभाषित किया जाता है। और वहीं ध्यान रखना है ग्रामीण समाज। तो ग्रामीण समाज का आदर्श नमूने की अगर बात करें तो ग्रामीण शब्द का अर्थ ग्राम, देहात और लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग ही करते हैं और देहात अर्थात कंट्री साइड शब्द का प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। वहीं प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ इस्तेमाल की जाती थीं, जिनमें आपको ध्यान रखना है। आपको ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। वहीं ग्रामणी जो है आपको ध्यान रखना है ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी होता था। वहीं गोप जो है आपको ध्यान रखना हदबंदी का जो कार्य करता था उसे गोप कहते थे। वहीं गौलमिक जो है ये कहते थे ग्रामीण प्रशासक को। ग्रामपति या महत्तर जो है वो कहते थे ग्राम प्रशासन को। उर कहते थे लोगों की संस्था को। वहीं पटवारी कहते थे ग्राम प्रधान का सहयोगी और मौजा कहते थे गांव का समूह। ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन शब्दावलियाँ हैं जो गांव से संबंधित हैं, ये आपको भली भांति पता होने चाहिए। इसी के साथ साथ देखिएगा, अब हम बात करेंगे आपके
कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि लोक शब्द का अर्थ है छोटी पारस्परिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। मतलब छोटी पारंपरिक और सजातीय समुदाय के व्यक्तियों या व्यक्तियों का समूह। लोक समाज का निहितार्थ है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज। जनजातियाँ और कृषक की अगर बात करें तो ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय है शहरी समाज की तुलना में यह एक छोटा समाज है, अर्थात इसकी आबादी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण समाज की कृषि प्रधान समाज है और जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार, अन्य व्यावसायिक समूह शामिल होते हैं। ये किसी न किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं। भारत की आबादी में लगभग 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं, जिससे भारत की आबादी का लगभग 8.86% भाग गठित होता है। हरियाणा और पंजाब के राज्यों, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी जैसे केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में 705 अनुसूचित जनजातियां बसी हुई मानी जाती हैं। वहीं बात करें हम आपके उड़ीसा की, तो उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, यानी लगभग 62 अनुसूचित जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? उड़ीसा में पाई जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित को अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 342 में जो दे रखा है। वहीं ध्यान रखना है आपको, इस संदर्भ में आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचित जाति संबंधित जो अधिसूचना है राष्ट्रपति के द्वारा वर्ष 1950 में जारी की गई थी। 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 की अपरिष्कृत जनजाति समूह के रूप में पहचान की गई है, और जबकि क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई मानी जाती हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी A.L. क्रोवर ने अपने लेखों में कृषक को परिभाषित किया था। तो सबसे पहले कृषक को किसने परिभाषित किया था? तो A.L. क्रोवर ने अपनी पुस्तक में कृषक को परिभाषित किया था। A.L. क्रोवर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाज़ारों से होता है। वे एक बड़े जन समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर भी होते हैं। वे आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज हैं। इनमें जनजातियाँ समुदायों की पृथकता, राजनीतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता नहीं होती है, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता, अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव अभी भी सुरक्षित रहता है। बात करें, क्रोवर का कहना है कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज होता है। जॉर्ज फोस्टर के अनुसार कृषकों से अर्ध समाज बनता है। भारत में जनजातियां शिकार, खेलना, खाद्य सामग्री एकत्र करना, मछली पकड़ना, बागवानी का काम करना, झूम कृषि करना, कला और शिल्प जैसी उत्पादन विधियों से जुड़ी रही हैं। ठीक है, तो ये आपको भी पता होना चाहिए। इसके साथ साथ देखिएगा, ग्रामीण एवं शहरी समाज की अगर बात करें तो ग्राम से शहरों में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन शिंगर ने विकासवादी शहर कहा है। वहीं ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है और बाहरी जनसंख्या का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें विजातीय शहर कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र होता है और मोटे तौर पर इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयाँ भी मानी जाती हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको कि जो ऐसे शहर को मूल उत्पत्ति या बोल सकते हैं ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है और बाहरी जनसंख्या से इनका कोई लेना देना नहीं होता। शहरी समाजों की विशेषताओं में शामिल हैं बड़ा आकार, अधिक घनी आबादी और विजातीयता।
स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम की अगर बात करें तो श्री निकेतन प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है वर्ष 1914 में चलाया गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वहीं इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर 1914-18 में चलाया गया था त्रावणकोर केरल के द्वारा। वहीं गुड़गांव प्रोजेक्ट जो है आपको ध्यान रखना है 1920 में चलाया गया था FL ब्रायन के द्वारा। मार्टेंडम प्रोजेक्ट 1921 में चलाया गया था डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा। बड़ौदा परियोजना 1932 में चलाई गई थी BT कृष्णाचारी के द्वारा। सेवक ग्राम योजना 1936 में चलाई गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखिएगा हम बात करेंगे आपके इंडियन विलेज सर्विस जो है ये अस्तित्व में आई थी 1945 में और आर्थर T मोसर और BN गुप्ता के द्वारा ही चलाई गई थी। नीलो खेड़ी परियोजना जो है आपको ध्यान रखना है वर्ष 1948 में चलाई गई थी SK डे के द्वारा। इटावा परियोजना 1948 में एल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाई गई थी। वहीं ग्रामों के विविध स्वरूप की अगर बात करें तो भारत की 1991 की जनगणना के आधार पर 94.7% गाँव की आबादी 5000 से कम की थी। ये आपको ध्यान रखना है। गांव की आबादी के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। 26.5% ग्रामों में 500 से कम लोगों का बसेरा था। 48.8% गाँव की आबादी 500 से 2000 तक के बीच की थी। वहीं 19.4% गाँव की आबादी 2000 से 5000 तक के बीच की थी। भारत में लगभग 50% गाँव मध्यम आकार के थे, यानी 500 से 2000 उनके बीच जनसंख्या रहती थी। भारत में लगभग 50% मध्यम गांव थे, या आपको ध्यान रखना मध्यम आकार के गांव थे। भारत में ग्रामों को अकेंद्रित और विस्तृत छिटपुट ग्रामों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। अकेंद्रित ग्रामों में सभी घर एक इकाई के रूप में एक ही जगह समूह में रहते हैं और ऐसे घरों के चारों ओर कृषि वाली जमीन होती हैं। जब रिहायशी घर काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और ऐसे घरों का प्रत्येक समूह कृषि वाली भूमि से अलग अलग बटा हुआ होता है और इसे छिटपुट ग्राम कहा जाता है। वहीं ध्यान रखना है आपको छिटपुट ग्राम के अलावा भारत में अधिकांश ग्राम संहत आकेंद्रित कॉम्पैक्ट न्यूक्लिएटेड किस्म के होते हैं। ग्रामीण समाज की अगर बात करें, इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है जहां कुछ 100 आवासीय इकाइयां शामिल होती हैं और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। इनका मुख्य धंधा कृषि करना है। ऐसे समाज में कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में लगे रहते हैं, परंतु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। जनजातीय समाज की बात करें तो कृषि आधारित समाज की तुलना में यह और अधिक छोटा होता है। इनके आर्थिक धंधों में शामिल हैं कृषि शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना और स्थायी कृषि करना। शहरी समाज इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहरों दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर दिया जाता है। शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है और शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है। शहर का क्षेत्र विस्तृत और आबादी अधिक हो सकती है। ग्रामीण जनसांख्यिकी की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण जनसांख्यिकी का वैज्ञानिक और सांख्यिकी अध्ययन है और विशेष रूप से यह विभिन्न प्रकार की आबादी, उनके विकास और संरचना का अध्ययन है। जनसांख्यिकी की अनेक शाखाएं हैं जैसे ऐतिहासिक जनसांख्यिकी, सामाजिक जनसांख्यिकी, आर्थिक जनसांख्यिकी, गणितीय जनसांख्यिकी और चिकित्सीय जनसांख्यिकी। जनगणना 10 वर्ष में एक बार की जाती है। भारत में सबसे पहले जनगणना वर्ष 1872 में की गई थी। वहीं नियमित जनगणना 1821 से 81 से हर 10वें वर्ष की जाने लगी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS जन्म, मृत्यु, विवाह आदि महत्वपूर्ण घटनाओं को लगातार रिकॉर्ड करने की एक प्रणाली होती है। प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्टर सर्वे आपको ध्यान रखना है SRS भारत के महापंजीयक द्वारा 1969-70 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पंजीकरण का
कार्य राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से किया जाता है। यह मूलतः एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है। यह बड़े राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए आकलन प्रदान करता है। ग्रामीण जनसंख्या का आकार की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है ग्रामीण जनसंख्या के आकार की। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जिसमें 68.84% ग्रामीण थे। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी विशिष्ट क्षेत्र की आबादी की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को आबादी की वृद्धि कहते हैं। यदि निश्चित समयावधि के दो बिंदुओं के दौरान आबादी बढ़ती है तो इसे सकारात्मक और घटती है तो नकारात्मक माना जाता है। 1901 से 2001 तक आबादी के 4 विशेष चरण हैं। चरण 1 में 1901 से 1921 में देखा गया कि धीमी वृद्धि हुई थी। वहीं चरण 2 में 1931 से 1951 तक स्थिर वृद्धि थी। वहीं आपको ध्यान रखना है 61 से 81 तक तीव्र उच्च वृद्धि हुई। वहीं 91 से 2001 तक उच्च वृद्धि और साथ में घटने के निश्चित संकेत मिले। इसके साथ साथ आपको देखिएगा क्या ध्यान रखना है, इसके साथ साथ आपको भारत की ग्रामीण आबादी वितरण प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक हैं। कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, मृदा की गहराई और उर्वरकता, भूमि जल स्तर की गहराई, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता आदि ठीक है भारतीय ग्रामीण वृद्धि की ठीक है बोल सकते हैं एक तरह के कारक हैं। ग्रामीण जनसंख्या में लैंगिक संरचना की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, जनसांख्यिकी गतिशीलता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लिंग अनुपात होता है। लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है जिसका प्रयोग एक निश्चित समय में किसी समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूद समानता को मापने के लिए किया जाता है। यह अनुपात मृत्यु दर में लिंग विभेद, लिंग के आधार पर प्रवसन, जन्म के समय लिंग अनुपात और कभी कभी जनसंख्या गणना में लिंग विभेद के बीच प्रक्रिया का परिणाम होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जो 2001 की जनगणना में दर्ज 933 से 10 अंक अधिक है। भारत में लिंगानुपात के घटने की प्रवृत्ति के कुछ महत्वपूर्ण कारण जैसे कि बाल्यावस्था में बालिकाओं की तरफ ध्यान न देने के कारण उनकी उच्च मृत्यु दर, अधिक मातृ मृत्यु दर, लिंग का चयन कर मादा शिशुपात और वहीं आपको ध्यान रखना है मादा शिशु हत्या। बात करते हैं हम आपके सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का है 1084 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसके साथ साथ वही ध्यान रखना है भारत में शिशु आबादी 0 से 6 वर्ष की आयु के समूह को शिशु कहते हैं में लिंग अनुपात 2001 में 927 था, घटकर जो कि 2011 में 919 ही रह गया। आयु संरचना भी जनसंख्या का एक मूलभूत विशेषता होती है। यह न केवल वृद्धि दर को प्रभावित करती है बल्कि ये कुल आबादी में श्रम शक्ति के अनुपात का और निर्भरता अनुपात का भी निर्धारण करने में सहायता प्रदान करती है। मूल रूप से आबादी की आयु संरचना का निर्धारण 3 कारकों अर्थात प्रजनन, मृत्यु, प्रवसन द्वारा किया जाता है। भारत की जनसंख्या की आयु संरचना इसका आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर घटता हुआ शिखर है, जो उच्च जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी की बढ़ती जनसंख्या का घोतक माना जाता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है भारत में वर्तमान उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक कारण भारत के अधिकांश राज्यों में कम उम्र में विवाह की प्रथा का प्रचलन है। वहीं भारत में बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम 1978 के अनुसार बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की प्रावधान था। 21 दिसंबर 2021 को आपको ध्यान रखना है बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया गया था, जिसमें महिलाओं की जो न्यूनतम आयु है शादी करने की 21 वर्ष रखी जाएगी। श्रमिकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवसन कहते हैं। वही बात आपको ध्यान रखनी है अशोधित जन्म दर। तो अशोधित जन्म दर क्या होता है, वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में होने वाले जन्मों की संख्या।
अशोधित मृत्यु दर में वर्ष में 1000 की जनसंख्या में होने वाली मौतों की जनसंख्या जनसांख्यिकी जनसंख्या संबंधी विज्ञान जो मुख्यतः निश्चित समय में जनसंख्या के आकार, वितरण, विशेषताओं, वृद्धि, संरचना के सांख्यिकी अध्ययन से संबंधित होता है। आश्रित अनुपात का मतलब जनसंख्या में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों और 60 या 65 वर्ष एवं अधिक आयु के वृद्धों की संख्या, जिसे 15 से 59-64 वर्ष की आयु के वयस्क की संख्या के अनुपात के रूप में दर्शाया जाता है। आश्रित अनुपात शिशु मृत्यु दर में 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों, 1 वर्ष से कम आयु के में शिशुओं की होने वाली मौत की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, जनसंख्या घनत्व किसी विशिष्ट स्थान पर प्रति वर्ग किलोमीटर पर लोगों की रिहायशी जो होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। परिवसन को समय के लिए एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह बस जाना। जनसंख्या वृद्धि दर प्राकृतिक घटोत्तरी, बढ़ोतरी और निवल प्रवसन के कारण एक नियत वर्ष में वह दर जिस पर जनसंख्या बढ़ती या घटती है, इसे आधार जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी, उसे लिंगानुपात कहा जाता है। वहीं ग्रामीण बस्तियों का आकार की बात करें तो जनगणना में ग्रामीण बस्तियों को ग्रामों की आबादी के आधार पर 7 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इनमें कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां 200 से कम की आबादी है और कुछ ऐसे बड़े गांव भी हैं जहां 10,000 से अधिक आबादी है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की बात करें तो ग्रामीण समुदाय, परिवार, जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना के बुनियादी घटक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को आपस में जोड़ते हैं। समाज की बुनियादी इकाई वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति विशेष होते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करके रहते हैं और जब सबसे छोटा समूह 2 व्यक्तियों के से बनता है तो इसे डियाड कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, मानव समाज में कोई व्यक्ति विशेष या समूह अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता। समूह के सामूहिक रूप को समुदाय कहते हैं। बहुत से समुदाय मिलकर समाज का गठन करते हैं। सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग समाज के विविध भागों के अंतः संबंधों, अंतः संयोजन और अंतः निर्भरता जैसे पहलुओं के संदर्भ में किया जाता है। जाति व्यवस्था जाति भारतीय ग्रामों की मुख्य सामाजिक संस्था है। स्थानीय भाषा में इसे जात, जैत आदि कहा जाता है। हेराल्ड गोल्ड के अनुसार जाति एकाधिकार रूपी संघ है। उच्च जाति के पुरुषों को निम्न जाति की महिलाओं से विवाह के माध्यम से ऊंचा उठाने की अनुमति थी। इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। इसके विपरीत जहां उच्च स्तर की महिलाओं को निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह करने का अधिकार है, अर्थात जहां महिलाएं विवाह के माध्यम से निम्न स्तर की प्राप्ति करती हैं, प्रतिलोम विवाह कहलाता है। अनुलोम विवाहों से जन्मे बच्चे जायज कहलाते हैं। ग्राम को जातियों के समूह के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ प्रत्येक जाति का अपना पारस्परिक पेशा होता है। जाति भारतीय ग्राम में सामाजिक संगठन का आधारभूत सिद्धांत होता है। वर्ग समाज में आर्थिक असमानता के वितरण का सूचक होता है। उत्तर प्रदेश के ग्रामों में खाद्य उत्पादक परिवारों और उन्हें वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाले परिवारों के मध्य संबंध के लिए विलियम एच वाइजर ने जजमानी शब्द का प्रयोग किया है। महाराष्ट्र में इस प्रकार के संबंध को बलूतदारी कहा जाता है। जजमानी प्रथा में कृषक का परिवार मुख्य बिंदु माना जाता है। सेवा प्राप्त करने वाले को जजमान या संरक्षक कहा जाता है। सेवा प्रदान करने वाले परिवार को कमीन या कामगार कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, जजमानी प्रथा की सरलतम परिभाषा संरक्षक आश्रित संबंध पर आधारित होती है। ग्रामीण भारत में परिवार मानवीय समाज का आधार है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में मुख्यतः 2 सांस्कृतिक विशेषताएं नजर आती हैं, वे हैं जाति व्यवस्था और संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को ऐसे सगे संबंधियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका आवास एक है, जिनकी रसोई एक है, संपत्ति में जिनका हिस्सा एक जैसा है और जिनके धार्मिक विश्वास भी एक जैसे हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है, भारत में संयुक्त परिवार की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। भारत में संयुक्त परिवार
पितृवंशीय अर्थात पिता से पुत्र तक चलने वाली परंपरा पितृस्थनिक अर्थात जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य एक साथ रहते हैं और परिवार में जन्मी कन्या को शादी के बाद दूसरे घर जाना पड़ता है। पितृसत्तात्मक जहाँ पुरुषों की सत्ता चलती है। 12वीं सदी में लिखित हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक मिताक्षर में संयुक्त परिवार की सर्वाधिक विशिष्ट विशेषताओं को विधिवत किया गया है। विस्तारित परिवार 2 या अधिक एकल परिवारों का समूह होता है। परिवार के विस्तार, समापन, पुनः स्थापन प्रक्रिया को विकासपरक चक्र कहते हैं। ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन का स्वरूप की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है। श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में सत्ता विभाजन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए प्रधान जाति की संकल्पना प्रस्तुत की, जो निम्नलिखित मानदंडों के रूप में परिभाषित की जाती है। संख्यात्मक प्रभुत्व, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण, उच्च अनुष्ठानिक स्थिति, पश्चिमी शिक्षा पद्धति का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने वाले वर्ग। जनजात की अगर बात करें तो जनजात स्थिति ऐसी स्थिति है जिसे मनुष्य जन्म से प्राप्त करता है। जाति व्यवस्था भारत में पाई जाने वाली व्यवस्था यह मुख्य रूप से सामाजिक स्थिरीकरण की परंपरागत व्यवस्था है। यह जनजात होती है। आश्रित की बात करें, आश्रित शब्द का दूसरी जाति को अपनी पेशेवर सेवाएं प्रदान देने वाला पंचायत बड़े बुजुर्गों का छोटा सा निकाय जो लोगों के झगड़ों का निपटारा करता है और इसके निर्णय को हर हालत में विवादी पक्षों को मानना पड़ता है। सम स्तरीय एकता, एक ही जातीय सामाजिक रूप से एक ही स्तर के लोगों की एकजुटता। ऊर्ध्वाधर एकता, एक ही ग्राम से संबंध, सोपान क्रम आधारित सामाजिक स्तरीय व्यवस्था, विभिन्न जातियों से जुड़े लोगों में पाई जाने वाली जो भी एकता होती है। ग्रामीण आर्थिक संरचना की बात करें तो सुनियोजित आर्थिक विकास के 5 दशकों के बाद भी भारत मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला देश ही रहा है। वर्ष 1950-51 में प्राथमिक क्षेत्र ने देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के लगभग 60% भाग का योगदान दिया, जिसे आर्थिक शब्दों में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। वर्ष 2020-21 में घटकर ये भाग 19.9% रह गया। वहीं 1951 में देश के कुल कार्यबल का 69% भाग किसानों और कृषि श्रमिकों का था। वर्ष 2019-20 में कृषि कार्य में कुल कार्यबल का 45.6% हिस्सा कार्यरत है। भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, जो देश में वार्षिक रूप से होने वाली वर्षा का 74% भाग है और ये पानी का मुख्य स्रोत भी बना रहता है। कृषि की बात करें तो आपको कृषि में क्या ध्यान रखना है। कृषि में आपको ध्यान रखना है, कृषि में ध्यान रखना सकल फसल क्षेत्र और निवल बुआई क्षेत्र का अनुपात बहु फसल सूचकांक कहलाता है। वर्तमान में फसल गहनता या बहु फसल संबंधी सूचकांक लगभग 136% है। वर्तमान में सकल फसल क्षेत्र का मात्र 48.8% भाग ही सिंचित है। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2018-19 में सकल फसल क्षेत्र में खाद्यान्न का क्षेत्रफल 124.83 मिलियन हेक्टेयर का था। कृषि वृद्धि संबंधी रुझान की अगर बात करें तो भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली वृद्धि को 4 विशिष्ट चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण जिसे पूर्व हरित क्रांति चरण कहते हैं और जिसकी शुरुआत वर्ष 1952 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से हुई और 1960 के मध्य का समय ऐसा जिसमें कृषि को मुख्य रूप से लाभकारी क्षेत्र अर्थात ऐसा क्षेत्र माना गया था जो प्रौद्योगिकी बदलाव और पूंजी निर्माण में बिना किसी सार्वजनिक निवेश के आगे बढ़ सकता था। इस अवधि के दौरान कृषि नीति को 2 प्रमुख क्षेत्रों, पहला भूमि सुधार, दूसरा सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई योजना की ओर निर्देशित किया गया था। इस अवधि में खाद्यान्नों के उत्पादन में दीर्घकालिक वृद्धि हुई जो वर्ष 1949-50 और 64-65 के बीच वार्षिक रूप से 2.9% की थी। दूसरे चरण की अगर बात करें तो प्रारंभिक हरित क्रांति चरण था जो 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक तक था। इसमें प्रति वर्ष के हिसाब से खाद्यान्नों के उत्पादन में 2.21% की बढ़ोतरी हुई। कुल कृषि उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 2.29% के हिसाब से बढ़ा। हरित क्रांति के दूसरे चरण में कृषि में होने वाली वृद्धि सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं थी। भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों के
सुदूर क्षेत्रों की तुलना में उत्तर और पश्चिमी राज्यों में कृषि में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हुई। 1980 के दशक में हरित क्रांति के तीसरे चरण में कृषि का व्यापक प्रसार हुआ। पूर्वी भारत में विशेष रूप से हरित क्रांति का फैलाव काफ़ी बढ़ चुका था। वहीं 1980 के दशक में खाद्यान्न उत्पादन की दर प्रतिशत वर्ष 2.9% बढ़ी और कुल कृषि उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 3.43% की दर से हो गया। 1990 के दशक में चौथे चरण में आपको ध्यान रखना है, कृषि विकास कार्यनीति का ध्यान वृद्धि को बढ़ाने के लिए विपणन तंत्र पर मुख्य रूप से निर्भर हो गया और इसके साथ साथ सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की सहायता को बंद कर दिया गया। पशुपालन एवं कृषि संबंधी कार्यों की अगर बात करें तो सकल मूल्य वर्धित BGVA में पशुधन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में लगभग 4.19% था। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल पशुधन संख्या 535.78 मिलियन है, जिसमें गोवंशीय पशुओं की संख्या 302.79 मिलियन और भैंसों की संख्या 109.85 मिलियन है। भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वर्ष 2019-20 में भारत में दुग्ध उत्पादन 198.4 मिलियन टन का था। वर्ष 1968-69 में प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 112 ग्राम दूध उपलब्ध था, जबकि वर्ष 2019-20 में यह मात्रा बढ़कर लगभग 406 ग्राम हो गई। दिसंबर 2019 में 222 डेयरी सहकारी दुग्ध संघों में 1,94,007 ग्राम स्तर डेयरी निगम समितियों के अंतर्गत लगभग 17.01 मिलियन किसान शामिल हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। 2019-20 में भारत में अंडे का कुल उत्पादन 114.38 बिलियन था, जिसमें अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में था। वहीं आपको ध्यान रखना है, वर्ष 19-20 में भारत में 14.16 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ। गैर कृषि कार्य की बात करें, भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अन्य महत्वपूर्ण घटक गैर कृषि कार्य, कुल कार्यबल में 20 से 25% भाग गैर कृषि ग्रामीण रोजगार से बना है। ग्रामीण परिसंपत्तियों का आकार एवं वितरण, ग्रामीण परिवारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति उनकी ज़मीन होती है। वर्ष 1991 में ग्रामीण परिवारों की सभी प्रकार की परिसंपत्तियों का 64% भाग जमीन से जुड़ा है। निजी जोत का आशय ऐसे क्षेत्र से है जो किसानों के कानूनी स्वामित्व अधिकार के अंतर्गत उन्हें प्राप्त होता है। सक्रिय जोत ऐसा जोत है जिसका रखरखाव एकल कृषक द्वारा किया जाता है और ऐसा खेत किसान की अपनी ज़मीन या उप पट्टेदारी पर जोती भूमि या कोई अनौपचारिक व्यवस्था भी हो सकती है। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार भारत में परिचालन जोतों की कुल संख्या 140 मिलियन है और कुल भूमि जोतों में लघु एवं सीमांत जोतों का हिस्सा 86.21% है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में जोतों का औसतन आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। दूसरी तरफ बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में जोतों का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। 1960 के दशक के अंत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ग्रामीण बैंकों का बड़ी संख्या में विकास हुआ। बैंकों से कुल ऋण का 40% भाग प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने के लिए कहा गया। 1980 के दशक में ग्रामीण बैंकों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से भी जोड़ा गया। ग्रामीण रोजगार की बात करें तो अल्प रोजगारी और मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण श्रम बाजार का एक विशिष्ट लक्षण है। आम रोजगार स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगारशुदा माना जाता है यदि उसने पिछले वर्ष से आधे से अधिक दिनों तक काम किया हो। आम स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रमिक शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जो काम के लिए उपलब्ध थे लेकिन पिछले वर्ष आधे से अधिक दिनों तक बेरोजगार थे। मौजूदा साप्ताहिक स्थिति मानदंड द्वारा एक व्यक्ति को रोजगारशुदा माना जाता है यदि उसने सर्वेक्षण की तारीख से पहले 7 दिन के दौरान कम से कम 1 घंटा काम किया हो। साप्ताहिक स्थिति द्वारा बेरोजगारी की दर का संबंध श्रम शक्ति में उन व्यक्तियों की प्रतिशतता से है जिन्होंने काम के लिए उपलब्ध होने के बावजूद भी पिछले 7 दिनों में 1 घंटा भी काम नहीं किया हो। मौजूदा दैनिक स्थिति रोजगार का संबंध पिछले 7 दिनों में कुल दिनों से है जिनमें व्यक्ति रोजगार में था। दैनिक स्थिति द्वारा रोजगार दर का संबंध ऐसे दिनों के अनुपात से है जब लोग काम के लिए तो उपलब्ध थे लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिला।
कृषि श्रम का विस्तार। कृषि श्रम भारतीय समाज की सभी व्यावसायिक श्रेणियों में सर्वाधिक सुविधा वंचित श्रेणी है। इसका मुख्य कारण है कि कृषि श्रम में अनुसूचित जाति के लोगों की अधिकता है। वर्ष 2001 में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण श्रम बल का 33% भाग और कृषि कार्यबल का 45% भाग कृषि श्रमिकों का था। ग्रामीण और कृषि कार्यबल में कृषि श्रमिकों का हिस्सा बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में सबसे अधिक और उत्तर पूर्व तथा पर्वतीय इलाकों में सबसे कम है। नकद फसल की अगर बात करें तो ऐसे फसल जिसका उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। फसल की सघनता की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो फसल की एक ही फसल वर्ष में एक ही खेत में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें। प्रतिभूमि ऐसी भूमि जिसे कुछ मौसमों के लिए फसलें बोए बिना ही रखा जाता है ताकि वहाँ की मृदा उपजाऊ बन सके। शकल फसल क्षेत्र कुल बुवाई वाला तथा ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष में एक से अधिक बार बुवाई की जाती है। सीमांत जोत आपको ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली भू जोत को आपको सीमांत जोत कहते हैं। निवल बुवाई क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है देश में कुल बुवाई क्षेत्र। ग्रामीण निर्धनता की अब बात करते हैं। वैश्विक संदर्भ में निर्धनता विश्व बैंक ने क्रम शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी PPP के आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया है। PPP के अंतर्गत एक देश से दूसरे देश में पाए जाने वाले मूल्य या लागत संबंधी अंतर शामिल होते हैं। इसमें असली उत्पादन और आय आधारित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना भी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक संपन्न, अधिक समतावादी, अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। वहीं ध्यान रखना है आपको उक्त लक्ष्यों को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था। 17 सतत विकास लक्ष्यों में SDG में शामिल हैं शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए जैसे कि स्वच्छ जल, और वहीं आपको ध्यान रखना है सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा। इसके साथ साथ उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक समृद्धि। वहीं आपको उद्योग और नवाचार, बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं में कमी, संवहनीय और शहरी समुदाय। इसके साथ साथ संवहनीय और उपभोग और उत्पादन। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? 17 SDG गोल के अंतर्गत आते हैं। वहीं 13वां गोल आपको ध्यान रखना है आपका, ठीक है, जलवायु कार्यवाही। इसके साथ साथ जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा और शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी। बात करते हैं हम आपकी निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंड। तो निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंड की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? निर्धनता की संकल्पना एवं मापदंड में भारत में हर वर्ष योजना आयोग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का निर्धारण करता था। सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत समग्र आय वितरण और उस वितरण के दायरे में हर एक घर की स्थिति को देखा जाता है। इसमें एक समूह के व्यक्तियों की स्थिति की तुलना में दूसरे समूह से की जाती है। भारत में निर्धनता पर आधारित पहले प्रमुख अध्ययनों में दादा साहब भाई नौरोजी की 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने दर्शाया कि ब्रिटेन की तुलना में भारत एक निर्धन देश कैसे है। इसके साथ साथ आय या खपत निर्धनता के प्रमुख निर्धारकों में से एक है। आय आपको ध्यान रखना है, गरीबों की स्वास्थ्य स्थिति, खराब पोषण, अनपढ़ता, सामाजिक बहिष्कार, संवेदनशीलता, उनकी योग्यताओं के संवर्धन के लिए अवसरों का अभाव, अर्थात ये सभी ऐसे कारक हैं जो मोटे तौर पर निर्धनता की छवि अर्थ को व्यक्त करते हैं। निर्धनता का सर्वाधिक सामान्य मापदंड ऐसे लोगों की गिनती करना है जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और इसे देश की कुल आबादी के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसे निर्धनता का हेड काउंट मापदंड या हेड काउंट अनुपात कहते हैं।
अमर्त्य सेन ने भी एक मापदंड दिया जिसे गरीबी का सेन मापदंड कहते हैं। भारत में निर्धनता का आकलन योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, आपको ध्यान रखना है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों पर आधारित निर्धनता के प्रभाव क्षेत्र का आकलन करता है। वर्ष 1979 में सरकार द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने ऐसे प्रति व्यक्ति आय के स्तर के रूप में गरीबी रेखा को परिभाषित किया, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की औसतन दैनिक ज़रूरत को पूरा करती है। मतलब 2400 कैलोरी आप गांव में और 2100 कैलोरी आप शहर में अगर ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, वरना गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऐसी ज़रूरतें भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित आयु और लिंग विशिष्ट कैलोरी पोषणात्मक आवश्यकताओं पर आधारित है। वहीं आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो देखिएगा क्या क्या बात करते हैं हम आपके। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रामीण शब्द का समानार्थक शब्द कौन सा है? ग्रामवासी, देहात, समाज या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण शब्द का आपको ध्यान रखना है समानार्थी शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो ग्रामवासी तो ग्राम में रहने वाला व्यक्ति होता है, ग्रामीण आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, तो समाज देहात तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जबकि इसमें हम ग्रामवासी को रख सकते हैं। पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है? उसे क्या कहते हैं? लोक समाज, ग्राम समाज। पारंपरिक और समान जाति के, तो आपको ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं? लोक समाज कहते हैं। कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, ये कथन किसका है? कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, ये किसका कथन है? ये आपको ध्यान रखना है, ग्रोवर का कथन है। वहीं आपको पता होना चाहिए विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है? तो विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध गोल्मिक से, गॉडगल से, रॉबर्ट रेड फील्ड से है या रैमजे म्योर से है। तो ये आपको पता होना चाहिए।